गुनाहों को वो माफ़ कर देती है, बहुत गुस्से में हो तो भी प्यार देती है, लबों पे हमेशा उसकी दुआ रहती है। दोस्तों, आप जानते ऐसी माँ होती है। आप सबका स्वागत है माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं ममता आपको मिलवाने जा रही हूँ दिल्ली में रहने वाली शारू सहानी से। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे दिल्ली की रहने वाली शारू सहानी जी से। जब शारू जी को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उस वक्त उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को मजबूत किया और अपनी परेशानियों को भूलकर बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश देने का फैसला किया। तो कैसी थी शारू जी की ये मदरहुड जर्नी, आइए जानते हैं खुद शारू जी से। तो मिल के स्वागत करते हैं शारू का। शारू, वेलकम टू आवर शो माँ हो तो ऐसी। थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सो मच हमें एक ये अवसर प्रदान करने के लिए कि यहाँ पे मैं आ सकूँ और बहुत से चीज़ें बता सकूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। आप क्या करती हैं, फैमिली में कौन है आपके, और आपकी क्या जर्नी रही है? ममता, अगर आप मेरी यात्रा के बारे में पूछेंगे और लाइफ के बारे में पूछेंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी तो नहीं है जैसे मैंने बताया, बट हाँ अलग अलग किरदार निभा रही हूँ और ये जो शख्सियत मुझे मिली है उसके थ्रू डिफरेंट किरदार लोगों के लाइफ में निभा रही हूँ। जैसे मैं एक माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ, मैं बहू भी हूँ और मैं दोस्त भी हूँ, हमदर्द भी हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं और जो आज की डेट में जो एंजल्स मुझे एक राह दिखा रहे हैं पत्री जी के सानिध्य में, उसमें मैं लोगों को जहाँ पे वो उनके ब्लॉक्स हैं, जहाँ इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करके उनके क्लैरिटी सेशंस देके, विजडम सेशंस देके उनको थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ ताकि उनकी यात्रा थोड़ी सी जो है वो एक इजी हो जाए, थोड़ी यात्रा उनकी नॉर्मल हो जाए। शारू, हम सब जानते हैं कि आप एक एंजल थेरेपिस्ट हैं, तो आप एंजल्स के साथ कैसे जुड़ी, तो हमें कुछ उसके बारे में बताइए। एंजल्स के साथ मेरी जो यात्रा रही है बहुत रोमांचक रही है और इट्स बीन 13 इयर्स विद देम कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और लोगों को उस जगह पहुँचा रही हूँ जहाँ पहुँचाना है उनको। यात्रा बहुत ही सुंदर रही है लेकिन बहुत ही कठिन भी रही है, बिकॉज़ जब आप किसी चीज़ में जो अनसीन है उसके अंदर आप विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ को एक विश्वास को लेकर आना और उसके ऊपर एक लीप ऑफ फेथ होना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट देन आई एम हैप्पी कि मैं वो चैलेंज को क्रॉस कर पाई थी और मैं आगे बढ़ पाई। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी विद द एंजल्स। अब बढ़ते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर। जब एक औरत को पता चलता कि वो माँ बनने वाली है तो उसका जो वो अनुभव होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आपको कैसे महसूस हुआ जब आपको ये पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं? डिफ़िकल्ट है, बट आंसर देना है तो बहुत न्यूट्रल थी मैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं तनाव मुक्त हो गई हूँ। अब ये तनाव मुक्त क्यों हुई थी? बिकॉज़ घर के कंडीशंस ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे कुछ एक, जिसे बोलते हैं ना, एक आज की डेट में अगर आप देखते हैं जब कोई माँ बनने वाली होती है महिला तो बहुत ही खुश होती हैं। देयर इज़ सो मच ऑफ डिफरेंस इन हर लाइफ जो मैंने महसूस नहीं किया था उस समय, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तनाव रहित एक ज़िंदगी में जी रही थी और मेरे लिए एक क्वेश्चन था प्रेग्नेंट होना बहुत बड़ा। और जब वो मैं हुई तो मैंने सोचा ओके, वन थिंग इज़ सॉल्व्ड। सो दैट वाज माय फीलिंग एट दैट वेरी मोमेंट, क्योंकि उस समय मैं ध्यान में नहीं थी और ना ही मुझे इस चीज़ का पता था कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको भी वो फीलिंग्स होती हैं जैसी एक माँ फील करती है। तो इट वाज जस्ट a beginning of a pregnancy and I accepted it that okay, this is a pregnancy. राइट, आपने बहुत सही बताया कि आज के टाइम में जो इतनी अवेयरनेस है
इतनी क्लासेस होती हैं, कॉन्शियस प्रेगनेंसी की क्लासेस हैं, कॉन्शियस पेरेंटिंग की हैं, तो आई थिंक हर इंसान या आजकल की जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा बहुत कॉन्शियसली एक एक दिन अपने बच्चे के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं जब द चाइल्ड इज़ इन द वूम। ये एक बहुत बड़ा चेंज या शिफ्ट जो मैंने भी देखा है कुछ सालों में जो अब आया है। जी 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 जी। इनफैक्ट अगर आप सोचेंगे तो वन ऑफ माई वेरी गुड एंड क्लोज रिलेटिव वो भी प्रेग्नेंट हैं इस समय, और जब मैं उनकी जर्नी देखती हूँ, यात्रा देखती हूँ और अपने आप से कभी देखती हूँ कि पीछे फ्लैशबैक में जाके, तो 25 साल पहले में और अब में बहुत सोच में डिफरेंस है। आज की डेट में परिवारजन सारे खड़े होके एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और उस समय की सोच ऐसी नहीं थी। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक विमेन ऑफ आवर जनरेशन, उनको बहुत ज़्यादा एक चैलेंजेस जो होते थे वो उस समय होते थे। सो या पर आई थिंक उन चैलेंजेस की वजह से ही कहीं ना कहीं हम अपनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी लाइफ को इवॉल्व करते हैं। एंड जैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम मेडिटेशन में जुड़ते हैं, मेडिटेट करते हैं। यस ममता जी, बट आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं इसमें जुड़ी। But what about the females who are not there? So we are here to we are here to guide them. Yes. And we have PMC हिंदी जिनके पास इतने अच्छे गाइडेड मेडिटेशंस हैं जो नए लोग जुड़े हुए वो भी अपने आप को गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू जोड़ सकते हैं। किस तरह करना, दैट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप टू टेक, बट इट्स अ वेरी नाइस स्टेप। आई थिंक इट्स अ वेरी beautiful step that is there, or I think PMC Hindi, the initiative that they have taken is tremendous. So immense gratitude to them, जो हमारे पास नहीं था, आज की माँओं के पास वो चीज़ है। शारू, अक्सर हमने ये देखा कि जब बच्चे हमारे जीवन में आते हैं, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी उससे गुजरी हूँ, तो अक्सर हमारा जो ध्यान है हमारे परिवार और बच्चों के बीच में बढ़ जाता है, जिससे कई रिलेशनशिप्स में तनाव आने लगता है क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। एंड स्पेशली अगर हम जॉइंट फैमिली में हैं या नहीं हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन एक नया इंसान, एक नया जीव हमारी ज़िंदगी में आया और हमारा फोकस पूरा उसको होता है क्योंकि हमने उसको बड़ा करना है, समझना है और वो बोल भी नहीं सकता, उसकी छोटी छोटी नीड्स जो होती हैं। सो प्रेगनेंसी के बाद क्या आपके जीवन में ऐसे कुछ चैलेंजेस आए? अगर आप प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद के चैलेंजेस की बात करते हैं तो आई थिंक प्रेगनेंसी ही मेरी एक रोलर कोस्टर राइड थी। बिकॉज़ मैं पूरी प्रेगनेंसी में शांत माँ नहीं थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड थी। क्योंकि चलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। 25 साल पहले, तो 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई, आई वाज जस्ट 23 एंड माय हस्बैंड वाज आल्सो 23, और इट वाज सपोज्ड टू बी अ लव मैरिज। एंड वहाँ पे एक लव मैरिज and that too in an intercaste. Secondly, the thing was कि क्योंकि वो एक intercaste marriage थी, एक ऐसी family जो बहुत conservative थी और उनके अपने एक pre-conditioned notions थे एक बहू को लेके, तो उन सब चीज़ों को लेके मैं वहाँ पे गई। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक एयरफोर्स फैमिली को बिलोंग करती थी। मैं भी जॉइंट फैमिली में थी, लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स वर देयर और हम भी जॉइंट फैमिली में थे, बट दोनों तरफ से चीज़ें थी। एक खुलापन भी था और हम कंजर्वेटिव भी थे, नॉट दैट वी वर नॉट। एंड मेरी मदर ने बहुत ही पेनफुल जर्नी अपनी लाइफ में देखी है आफ्टर मैरिज। तो एक डर था उनके अंदर जो कि वो मेरे अंदर उन्होंने इंस्टिल करने की कोशिश भी की, क्योंकि उनके अपने एक नोशंस होते थे। तो अगर आप सोचेंगे कि अब मैं एक स्टेप ले रही हूँ लव मैरिज का, तो उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि दिस इज़ योर चॉइस, ये तुम्हारी एक चॉइस है, यू हैव टू स्टिक टू इट।
सो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक टैबू वाले सब्जेक्ट में जाते हैं, क्योंकि उस समय ये टैबू हुआ करता था, लव मैरिज एंड इंटरकास्ट दैट वे, तो उस समय ये था कि अब क्या करें। तो पेरेंट्स को सोसाइटी का बहुत ज़्यादा एक डर था। ऑल्दो माई फादर वॉज इन द एयरफोर्स एंड ही वॉज मोर ओपन माइंडेड। अब क्योंकि मेरी मदर के साथ ना कुछ हुआ था, सो शी ऑलवेज वॉन्टेड दैट शारू वापस तो नहीं आना है। यू नो, शी नेवर सेड दैट ऑन माई फेस, बट बिकॉज उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी, मेंटली इमोशनली वो खुद इतना वीक थी, तो उनको ये लगता था अगर शारू कहीं से वापस आ जाती है तो सोसाइटी वाले उनको जीने नहीं देंगे। सो ये एक बहुत बड़ा डर था जो मैं लेके साथ चली थी, राइट। एंड देन आई वॉज देयर, एंड व्हेन आई वॉज देयर इट वॉज लाइक वहाँ पे मुझे फ्रॉम द डे वन एक्सेप्टेंस नहीं मिली। आई वॉज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। ये थोड़ा सा एक मुझे लगता था कि भाई मैं इतना प्यार दे रही हूँ एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो मैं एडजस्ट ना करूँ। अब क्या हो रहा था ना ममता, कि मैं अपने आप को भूल रही थी। शारू कॉल वॉज डिमिनिशिंग, शारू साहनी वॉज कमिंग अप, एंड हु वॉज शारू साहनी? शारू डिडंट नो। शारू साहनी का पता ही नहीं कौन है भाई वो, और शारू कॉल को तो वो भूलती जा रही है। बिकॉज आई वॉज अ गो गेटर, आई वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वॉज जिसे बोलते हैं जॉब के उस पीक पे थी कि जिससे अगर सपोज अगर उस समय उस 25 साल पहले की बात करें तो 25,000 रुपीज़ आई यूज टू अर्न। आई वॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली, और मेरे डैड ने मुझे सिखाया था। एंड जब प्रेगनेंसी हुई तो जैसे आपने बोला कि आपका टाइम बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि जिस दिन मैं शादी करके आई उसके बाद से ही मेरा टाइम जो था खाली अपने आप को प्रूव करने में लग गया था, एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली, इट वाज लाइक शारू बिकेम अ पीपल प्लीजर। आई वांटेड टू प्लीज एवरीबडी, कि मेरे पेरेंट्स को दुख ना हो, कोई मेरे पेरेंट्स को ब्लेम ना करे, कोई मेरे पेरेंट्स के बात ना पहुंचाए कि शारू की वजह से उनको तकलीफ ना हो। इसलिए अब क्या हो रहा था, मिक्स मैच हो रहा था। मैं यहाँ से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं थी, यहाँ से पेरेंट्स का भी था प्रेशर कि उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। सो प्रेगनेंसी वॉज बैड बिकॉज 23 आई गॉट मैरिड एंड विद इन 6 months, बिकॉज प्रेशर था मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, प्रेग्नेंट होना है। देन बहुत से लांछन लगाए गए कि शायद ये इसके अंदर कुछ कमी है जो हो नहीं रहा, और अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे। सो आई वॉज लाइक वाई दिस काइंड ऑफ क्योंकि आप एक ऐसी जगह पले बड़े हो जिसमें प्रेगनेंसी या बच्चे का ध्यान आपको 1-2 साल के बाद आता है, व्हेन यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद एवरीबडी। अब यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा था। यहाँ पे तो मैंने स्टेप किया अंदर, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे, बट वो मुझे कहते हैं कि बच्चा करो, बच्चा करना है, और दैट टू लड़का। सो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी 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 डिसहार्टनिंग फॉर मी। एंड क्योंकि मैं शुरू से स्पिरिचुअल भी रही और रिलीजियस भी, तो मैं क्वेश्चंस करती रहती थी उधर, बिकॉज और कोई सुनने वाला था नहीं वहाँ पे। तो मैं उनसे क्वेश्चंस करती थी, पेरेंट्स को बोल नहीं सकती थी बिकॉज आई डिडंट वांट टू गिव देम एनी काइंड ऑफ अटेंशन। सो हस्बैंड, क्योंकि अब मैं बोलूँगी कि एक प्री कंडीशनड एटमॉस्फेयर में रहे, उनका अपना ही कंडीशनिंग था जो वो लेके अपने परिवारजन के साथ आए। और क्योंकि मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली थी, मेरी जेठानी भी थी वहाँ पे, तो उनको ये लगता था कि जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ को सिस्टर इन लॉ है, वैसे ही मुझे भी करना है। आई विल बी द सेम एज माई को सिस्टर इन लॉ, बट वॉट वॉज हैपनिंग वॉज कि ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्सेप्टेड थी फैमिली में, आई वॉजंट। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू, स्ट्रगल था, और उस समय मैं माँ तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। बट देन देयर वॉज लॉट ऑफ प्रेशर। दे यूज्ड टू टेक मी टू डिफरेंट गायनोकोलॉजिस्ट्स चेक करने के लिए कि नहीं, और मेरी इन लॉज स्पेशली माई मदर इन लॉ, क्योंकि उनका होल्ड था, और मेरी मदर इन लॉ की भी मदर इन लॉ थी, और मेरी फूफा सास भी थी, मतलब देवर 3 मदर इन लॉज। सो उनकी वजह से मुझे हर एक डॉक्टर के पास, गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता था कि पूछने के लिए कि ये ठीक है, इसके अंदर कुछ कमी तो नहीं है।
सो वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो होता है ना You वो lose your confidence. You start feeling that I'm not capable. एग्जैक्टली और वो चीज़ मेरे साथ हुई। और जैसे मैंने कहा कि शाहरुख कॉल ख़त्म हो रही थी, शाहरुख सानी उठ तो रही थी लेकिन शाहरुख का पता नहीं था, सानी तो थी, शाहरुख नहीं पता था। But that's such a beautiful thing जो आप शेयर कर रहे थे कि सबसे पहले आप अपनी जगह बनाना चाह रहे थे उस फैमिली में, क्योंकि वही है ना, जब हम अंदर से खुश हैं और जैसे कहते हैं कि आपको पता था आपकी चैलेंजेस हैं फैमिली में एडजस्ट होने के लिए, सो योर फर्स्ट फोकस वाज कि मैं ये चैलेंजेस को दूर करूं, मैं अपनी जगह बनाऊं, एक एक्सेप्टेंस बना के फिर मैं फैमिली प्लान करूं, विच इज़ अ वेरी वेरी सेंसिबल थॉट आई वुड से। क्योंकि आप जब एक बच्चे को जीवन में ला रहे हो, आपने उसको बहुत कुछ देना है, एंड स्पेशली अ मदर हैज़ टू गिव अ लॉट, एंड वो तभी पॉसिबल है जब वो मदर खुद में परिपूर्ण है। एंड आई थिंक यहाँ पे जो मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है हमें, हमारे अंदर के जैसे कहते हैं ना घाव भरने के लिए, हमारे अंदर की जो प्रवृत्तियाँ कह लो या जो रेस्टलेसनेस होती है उसको शांत करने के लिए। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन उस समय क्योंकि वो चीज़ नहीं थी, तो आज मैं सोचती हूँ अगर ध्यान उस समय मेरे पास आया होता, थिंग्स वुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफरेंट। अगर उस समय पत्री जी ने हाथ पकड़ा होता तो शायद वो जो 15 साल मेरी शादी के थे वो शायद मेरे अच्छे और होते, और मुझे इतना स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि आई वॉज एट दैट टाइम हिटिंग द रॉक बॉटम, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। और वहाँ पे मेरा बच्चा जो था वो बहुत इम्पैक्टेड हो रहा था, बिकॉज़ जो भी हमारी एनर्जीज़ होती हैं, मदर की जो भी एनर्जीज़ कहते हैं ना, जो भी हम खाते हैं वो सारा कुछ एक बच्चे को लगता है। सो सिमिलरली जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते, जो हमारे इमोशंस होते, वो भी हमारा जो बच्चा है हमारे वूम में उसको एब्जॉर्ब करता है। जी बिल्कुल। एंड ममता, इफ़ आई टेल यू द ट्रूथ, जब मेरा बच्चा छोटा था, पहला माय फर्स्ट बॉर्न सन, तो कम से कम 5 से 6 साल 7 साल तक वो बहुत चिड़चिड़ा रहता था, इमोशनली बहुत अपसेट होता था। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट वो थोड़ा सा रोता था। इट वॉज लाइक ही वॉज ऑलवेज इमोशनली चार्ज, जैसे मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी रही। तो ये चीज़ मैंने उसमें देखी थी, जो मुझे धीरे 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 जब मैं मेडिटेशन में आने लगी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग क्लोज टू माय सन्स, तो तब मुझे पता चला ये सब चीज़ों। तो आपके दोनों बच्चों में कितने इयर्स का डिफरेंस है? 4 years। 4 इयर्स का। और क्या करते दोनों बच्चे? एक अभी बैंगलोर में है, ही इज़ अ कम्युनिकेशन डिज़ाइनर, ही इज़ डूइंग अ जॉब। और जो दूसरा वाला है, ही इज़ इन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ही इज़ डूइंग अ कोर्स देयर, ही इज़ इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। नाइस, दैट्स नाइस। शाहरुख, जैसे आपने बताया कि आपके पास फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं था और बहुत सारे चैलेंजेस आए एंड बेबी आ गया, तो आपने अपने आप को किस तरह उस सिचुएशन में हैंडल किया? बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, बिकॉज़ जब आपके पास एक इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है किसी का, तो हर चीज़ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और स्पेशली वंस द बेबी इज़ देयर। तो इससे पहले आपको ये क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ, एक चीज़ आपको बताती हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और उस जर्नी पे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक माँ का इमोशनल और फिज़िकल जो एक माइंडसेट होता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो जब मेरी डिलीवरी होनी थी, आप मानेंगे नहीं, बच्चे की डिलीवरी डेट के आगे ऑलरेडी 10 दिन हो चुके थे, एंड ही वॉज नॉट रेडी टू कम। एंड हॉस्पिटल में 2 दिन मैं सिर्फ एक इंड्यूस्ड पेन पे रही थी, मतलब मुझे पेन नहीं हो रहे थे नेचुरली, द चाइल्ड वॉज देयर। जो वहाँ पे नन्स थी हॉस्पिटल में, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, एंड दे वेटेड एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम
उन्होंने कहा कि नहीं अब हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, वो आएगा तो नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी से ही होगा। और मुझे अभी तक याद है वो एक टाइम जिस समय मैं अकेली अपने जो रूम था हॉस्पिटल रूम में, मेरे हाथ में साईं बाबा जी की मूर्ति थी और उनको लेके मैं सिर्फ इधर उधर कर रही थी और सिर्फ उसको बुला रही थी। आई वाज जस्ट टेलिंग हिम प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। तो हुआ वो, लेकिन उस समय तो ये समझ नहीं आया कि 2 दिन के बाद, आई मीन इट वाज लाइक डिलीवरी डेट ऑलरेडी जा चुकी थी, उसके 10 दिन ऊपर हो चुके थे, उसके बाद भी इंड्यूस्ड पेन के 2 दिन तक वो नहीं आया। तो जब बाद में ये प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा, जब मैं ध्यान में आ चुकी थी, तो मुझे पता चला कि समटाइम्स इट हैपन्स कि जब एक मदर के अंदर इतनी ज़्यादा उथल पुथल होती है, परेशानियाँ होती हैं, तो एक जो सोल जो आने वाली होती है वो नर्वस हो जाती है। ओके, दैट इज़ द रीज़न वाई मिसकैरेजेस ऑल्सो हैपन। अच्छा, क्योंकि बच्चा रेडी नहीं होता। समटाइम्स दे गेट अ कोल्ड फीट बिकॉज दे गेट सो स्केर्ड, वो बहुत डर जाते हैं कि मैं क्या इस दुनिया में आऊँ या मैं आना चाहता हूँ। सो बहुत जद्दोजहद थी उस समय उसके अंदर, और दैट वाज द रीज़न वाई ही वाज नॉट विलिंग टू कम। एंड देन लास्ट मोमेंट्स जो वो 2 दिन के मैं पेन में रही, और उस पेन में मैं उसको बुलाती रही, बहुत प्यार से उसको बोला, सब कुछ करा, तब जाके आफ्टर दोज 2 days ऑफ कंप्लीट पेन ही केम within 5 minutes. It was like that after 2 days. And that was, I think, the most beautiful moment of my life when he was there in my lap. So yeah, so this was it. And और जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, एंड आपने उन चैलेंजेस को फैमिली में किस तरह संभाला अपने आप को? सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरी जॉब पे पड़ा था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं जॉब कर रही थी, बहुत पीक पे थी उस समय, अच्छा कमा रही थी। और उस समय क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी तक तो जॉब में कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज पीपल नो दैट यू विल बी कमिंग बैक। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग वाज, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम नहीं था उस समय, तो किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर निकलती थी, जाती थी, जॉब करती थी। और मेरा जॉब जो था दैट वाज इन साउथ दिल्ली एंड आई यूज्ड टू स्टे इन नॉर्थ दिल्ली। तो मेरे लिए आना जाना ही इट वाज, और मैं चार्टर्ड बस से जाती थी, तो बहुत मुश्किल होता था मुझे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब मेरा बड़ा बेटा थोड़ा सा जैसे 6-7 months 8 months का हुआ, तो धीरे धीरे जब उसने 1 साल में थोड़ा चलना शुरू किया थोड़ा, तो अब क्या हुआ कि अलग अलग जगहों से मुझे थोड़ा सा पता चलने लगा कि मेरे बच्चे की केयर नहीं हो पा रही है। सो देयर वाज अ टाइम कि मैं अपने बच्चे को ऑफिस लेके जाती थी, एंड आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू माई बॉस रजनी, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू हर दैट उन्होंने क्या किया कि मेरे बच्चे के लिए उन्होंने एक नर्सरी बनाई छोटी सी, वेयर आई कुड कीप हिम, वेयर आई कुड मेक हिम स्लीप। तो उन्होंने एक टेम्प्रेरी उसके लिए बना दिया था कि तू लेकर आ रही है बच्चे को, तो बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए यहाँ पे, सो यू कैन ब्रेस्ट फीड हिम, यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें उस समय हो रही थी। अब मेरी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, यहाँ से प्रश्न उठ रहे थे कि भाई मैं यहाँ हूँ ही क्यों, मुझे शादी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए। ये आपके मन में आया? ये मेरे मन में आया कि क्या मेरा ये गलत डिसीजन था, माँ बनने का और शादी करने का, क्या एक गलत डिसीजन था, क्योंकि उस समय कोई सपोर्ट नहीं था। एंड एज फार एज सपोर्ट की मैं बात करूँगी, जब हम हस्बैंड की बात करते हैं, तो क्योंकि जैसे मैंने बोला वो प्री कंडीशन्ड नोशंस थे, बिलीफ सिस्टम्स उनके भी थे। वो सुबह जाते थे, रात को आते थे 9-9:30 के करीब, तब तक उनको इतना कुछ नहीं होता था। फिर आके अपने पेरेंट्स के पास बैठते थे, फिर उसके बाद उठ के खाना खाया, काम करना शुरू कर दिया फिर, एंड देन ही यूज्ड टू स्लीप। सो इट वाज लाइक अ वेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप दैट वाज डेवलपिंग, विच आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा। बट आई डू नॉट ब्लेम नाउ एनीवन। यस, उस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, बिकॉज प्रेगनेंसी भी थी, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा भी था, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
तो जब ऑफिस में मैं ये करती थी तो अचानक से जब मुझे सुनने को मिला, स्पेशली हाउस हेल्प्स वगैरह से, कि दीदी आप काम छोड़ दीजिए क्योंकि बच्चे को कोई दिखता नहीं, वो नंगे पैर धूप में घूमता है. सो दैट वाज समथिंग विच हिट मी. एंड देन आई वाज लाइक कि इज़ इट वर्थ इट? इज़ द जॉब वर्थ इट? क्या पैसा कमाना मेरे लिए इतना ज़रूरी है कि मैं जिस जीव को, जिस इंसान को, जिस बीइंग को मैं लेकर आई हूँ और उसकी तरफ मैं एज ए माँ नहीं देख पा रही हूँ, तो वो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बीइंग अ मदर. दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन दैट आई टुक. एंड मैंने किसी से पूछा नहीं, और यहाँ पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर जो था वो मेरे घर वालों का था, क्योंकि दे नेवर वांटेड मी टू डू अ जॉब. ओके. सो इन लॉज का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जो पहली मेरी को सिस्टर इन लॉ थी वो घर पे ही रहती थी, और तो ऐसा ही एक्सपेक्टेशन मुझसे भी किया गया, क्योंकि उनके लिए जो एक बिलीफ सिस्टम था कि जो जॉब करती है वो चालाक होती है, वो घर को तोड़ देती है, और उसके अंदर बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं. क्योंकि इंटरकास्ट थी, हाँ. तो वो एक एडेड और उनके लिए हो गया था. सो एक इनडायरेक्ट प्रेशर मेरी तीनों सास, मेरी हर जगह से, कि भाई छोड़ दो. तो कुछ ना कुछ एक इमोशनल, जिसे बोलते हैं कि चीज़ें वो करते थे और मैनिपुलेशंस होती थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक रेस्ट विद द चाइल्ड एंड विद द बेबी. सो दैट वाज दी, आई थिंक, द मोस्ट टफेस्ट ऑफ द डिसीजंस. क्योंकि मैंने आई थिंक 18 साल की थी जब मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी, और उसके बाद मैं विद इन 5 years मैं पीक पे थी, और उस समय मुझे जॉब छोड़ना था. सो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी हार्ड. कहते हैं ना कि when you are confused or something is difficult, universe creates those circumstances and helps us make a decision. So I think that was what you did. बट एट दैट टाइम वो समझ नहीं थी ना. उस समय हर चीज़ ही ख़राब लग रही थी. उस समय मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड चल रही थी लोगों के प्रति. मैं बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति एक रोष की भावना, बहुत एंगर था कि क्यों, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, आप मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्या है, क्या गलत किया उसने या क्या गलत किया मैंने. तो उस समय ये चीज़ें नहीं आती हैं कि यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू आउट, बिकॉज एट दैट टाइम ये अंडरस्टैंडिंग थी नहीं. उस समय तो मैं सबको जैसे ऐसा लगता था कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए. सो इट वाज लाइक ब्लेम गेम, कंप्लीट ब्लेम गेम. दे आर द वंस, दे आर द वंस, दे आर द वंस. शारू, जैसे आपने बताया कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया जब आपका करियर आपके पीक पे था और आपने अपना जॉब छोड़ा. सो दैट्स अ वेरी बिग सैक्रिफाइस, बट इट्स, आई थिंक उस टाइम आपको जो सही लगा आपने वो किया. एंड जैसे एक माँ के लिए एक बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता है. और जब हम घर पे होते हैं तो घर के लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस फिर हमसे बढ़ जाती हैं, काम काज को लेके, घर संभालने को लेके. तो उस टाइम आपने ये सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया? बहुत मुश्किल था मेरे लिए घर में बैठना, बिकॉज़ मेरा माइंडसेट ऐसा था ही नहीं. मेरा माइंडसेट ये था बाहर जाना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स करने हैं, ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है. अब एकदम ही घर में मुझे बिठा दिया गया. मैं बच्चे को देख रही हूँ, लेकिन साथ में दूसरे लोगों की जो एक एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा लगता जा रहा था कि वो एनवेलप कर रही थी मुझे. इट वाज लाइक जैसे घेर रही हैं और वो कह रही हैं कि भैया तुम भी हमारी तरह तब्दील हो जाओ और बन जाओ, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था. और मैं बन रही थी एक्चुअली. इट वॉज़ नॉट दैट आई वॉज, बिकॉज मैंने जैसे आपको बोला कि एक पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड हो रहा था मेरा. और ये एक साथ साथ क्वेश्चन ये चल रहा था कि सपोज़ अगर कोई उसको बच्चे को सपोर्ट अभी नहीं कर रहा है इमोशनली, तो अगर मैं भी ऐसे ही बन जाऊंगी तो मेरे और उनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा. पहले ही जो मेरा पहला बच्चा था वो एक प्रेशर की वजह से आया था. There was a lot of pressure because at the age of 23 and a half or 24 I became a mother. तो उस समय मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चे को संभालते कैसे हैं.
किस तरह से अगर पहला बच्चा आया है, जैसे आज की डेट में तो बहुत सी चीज़ें हैं, मदर इन लॉज सब लोग बताते हैं कि ये खिलाओ, ऐसे करो, इसको इस तरह से नहलाओ, ये सब करो। उस समय मेरे पास कुछ ऐसा था ही नहीं। आई डिडंट नो, आई वाज जस्ट लेफ्ट completely alone कि आप अपने बच्चे को अपने आप संभालो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड क्योंकि उसी टाइम पे 1 महीने के बाद मेरी जेठानी का भी बेटा हुआ, सो देन अगेन देयर वाज लॉट ऑफ कंपटीशन हैपनिंग, comparisons happening, and again because she was accepted, तो उसके बच्चे को भी बहुत whole heartedly उनके बच्चे को भी accept किया गया, and my kid was left alone. So that was a very difficult situation that was emerging, and then I thought कि नहीं, अगर मेरे बच्चे के साथ मेरे family members नहीं हैं, मैं हूँ, I am going to protect him no matter what. तो एक कहते हैं ना, माँ के अंदर एक अलग अजीब तरीके की strength आ जाती है अगर उसके बच्चे को कोई छेड़ता भी है। ये तो जानवरों में भी होता है, राइट। सो इट वाज लाइक मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई कि आई हैव टू शील्ड हिम नो मैटर व्हाट, कोई मेरे साथ खड़ा हो या नहीं हो, आई हैव टू शील्ड हिम, आई हैव टू पुट हिम इन द cocoon. And that was the time when I started changing my attitude towards my son. So आपने क्या किया when you said कि you started changing your attitude towards your son? So what was that change जो आप लाए? चेंज सबसे पहले ये था कि मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टाइम देना शुरू किया, पीपल प्लीजिंग कम किया मैंने, लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि भाई इनफ इज़ इनफ, शारू इज़ गोइंग टू बी विद द सन नाउ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शारू सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं करेगी, लेकिन जब उसके बच्चे को उसकी ज़रूरत है तो वो वहाँ पे होगी नो मैटर व्हाट। और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि अक्सर हम अपने बच्चों को अपना समय नहीं देते हैं। जी, कहते हैं ना कि चाहे इट्स नॉट द मैटर ऑफ टाइम कि आप उनके साथ 2 घंटे 3 घंटे बिता रहे हो, बट मे बी अगर वो 10 मिनट्स भी हैं तो वो 10 मिनट्स भी टोटली उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी शारू, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, आपने बताया, और आपने उनको बहुत अच्छी तरह संभाला भी, उन चैलेंजेस को अपनी समझ के हिसाब से। एंड जैसे आपने अपना जॉब छोड़ा, जब आपको ये एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है लेना, लेकिन आपने अपनी समझ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया लाइफ में। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आपके और आपके बच्चों के रिलेशंस किस तरह हैं? मेरे और मेरे बच्चों के रिलेशंस अगर आप बोलेंगे तो एक दोस्त की तरह हैं, एक हमदर्द की तरह हैं, और ये ऐसा शुरुआत में तो नहीं था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप हुआ। और आज की डेट में अगर आप पूछेंगे तो वो एक एक चीज़, कुछ भी लाइफ में ऐसी होती है जिसकी जब उनको ज़रूरत होती है मुझसे सलाह लेने की या कुछ बताने की, कुछ खुशी से शेयर करने की, तो वो मुझे बताते ज़रूर हैं। और मैं ये बोलूँगी, मेरे बच्चे मेरे टीचर्स रहे हैं, सो मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ है। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने उनसे सीखी है दैट इज़ अनकंडीशनल लव। जो मैं ये बोलूँगी कि कंडीशनल लव हमेशा होता है, बट अनकंडीशनल लव कैसे देते हैं वो मेरे बच्चों ने जब वो छोटे थे उसमें मुझे सिखाया। किस तरह से, जैसे एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं बहुत इरिटेटेड थी हर चीज़ से, और उसी समय उसी दौरान कुछ हुआ था घर में, एंड जिसे बोलते हैं ना कि उस समय बच्चे के ऊपर ही गुस्सा निकलता है बिकॉज दे आर द सॉफ्ट टारगेट्स, तो उनके ऊपर गुस्सा निकल रहा था और बाद में मैं बहुत रोती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अचानक से गुस्सा निकला, तो मेरा जो छोटा वाला बेटा और बड़ा वाला बेटा, दोनों बेटे आए, उन्होंने मुझे पीछे से हग किया, और उन्हें पता है उन्हें डांट पड़ रही है, और बिना बात पे डांट पड़ रही है, उन्हें पता उन्होंने कुछ नहीं किया, बट दे न्यू, दे कुड गेज कि मॉम इज़ नॉट राइट, शी इज़ नॉट वेल। So they came, they hugged me tight and they said, "Mama, I love you," both of them. And that was the time which hit me hard कि मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना गुस्सा उन पे निकाल रही हूँ। They have become a punching bag for me. I am doing this and what are they doing?
वो डांट खाने के बावजूद, उनकी गलती नहीं है उसके बावजूद आके मुझे वो गले लगा के मुझे आई लव यू बोल रहे हैं. सो आई वॉज लाइक यू नो दिस इज़ समथिंग दैट आई नीड टू लर्न. आई हैव टू चेंज माई सेल्फ. आई कांट बी लाइक दिस. मुझे ऐसी माँ नहीं बनना. मुझे वो बनना है जो मेरे बच्चे चाहते हैं, जैसी मैं माँ बननी चाहिए. सो बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे सीखी. उसी तरीके से एक चीज़ सीखी कि यू नो एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन ट्रूथ्स. जैसे हम एज पेरेंट हम ये समझते हैं हमें इतने सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और जो हम कह रहे हैं वो ही सही है. लेकिन जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए, उनका कनेक्शन मेरे साथ बहुत अच्छा होता गया, तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि नहीं, हर बच्चे का एक अपना ट्रूथ है जो वो अपने अनुभव से भी तो लेके आ रहे हैं. जैसे पत्री जी बोलते थे कि बच्चों को लाना तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन बच्चों के ऊपर हावी होना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है. उनको कम्प्लीटली प्रेशराइज करना या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करना उनको तुम्हारा नहीं है, हक नहीं बनता. सो मैं ये देखने लगी थी कि उनका भी एक अनुभव है, उनके एक्सपीरियंस है, और जो वो काम कर रहे हैं, जो चॉइसेस ले रहे हैं ज़िंदगी में, वो अपने अनुभव के हिसाब से ले रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू पुश देम टू डू एनीथिंग. यू जस्ट हैव टू बी देयर गाइड. और ये मैंने पत्री जी से सीखा बहुत अच्छे तरीके से, नॉन इंटरफेरेंस. कितने बड़े थे आपके बच्चे जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि यू जस्ट हैव टू बी अ गाइड एंड नॉट इंटरफियर इन देयर लाइव्स? मेरा बड़ा बेटा 11 साल का रहा होगा उस समय, और छोटा बेटा 4 साल छोटा था तब ये हुआ, क्योंकि उस समय पत्री जी हैड ऑलरेडी एंटर्ड इन माय लाइफ. ध्यान आ चुका था, और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने पत्री जी के डिस्कोर्सेस सुनने शुरू किए, उनकी वाणी सुननी शुरू की, उनके शब्द सुनने शुरू किए, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ. दैट वाज द टाइम व्हेन एक्चुअली आई स्टार्टेड फीलिंग दैट नो, आई हैव टू बिकम अ स्पिरिचुअल पेरेंट रादर देन जस्ट अ मदर. सो दैट्स हाउ. एंड 11 years इज़ द राइट टाइम, बिकॉज उसके बाद बच्चे टीन्स में जाते हैं. सो जब एज अ मदर आप में अवेयरनेस आई एंड you could take charge of your life, I think that was a very important and a crucial time for you as well as for your children and especially your elder son, क्योंकि आपने अब वो टीनेज की तरफ बढ़ रहा था, और अब वो समय था कि आपको बहुत शांति से, समझ से उसको हैंडल करना. ट्रू. एंड क्योंकि वो एक एग्जाम्पल बन रहा था अपने छोटे भाई के लिए, तो मुझे वो चीज़ भी देखनी थी कि दोनों के बीच में बैलेंस्ड रहे, और दोनों के साथ ऐसा रिलेशन रहे कि एक क्वाइट, एक पीसफुल, एक एवर ग्रोइंग रिलेशनशिप होना चाहिए. सो आई स्टार्टेड स्ट्राइविंग फॉर दैट. सो दैट्स वंडरफुल. आई मीन किस तरह हमारे बच्चे हमें कितना कुछ सिखाते हैं, एंड आपने इतनी अच्छी तरह बताया कि you learned unconditional love from the children, and children are so pure, and कहते हैं ना वो सच्ची, जैसे कहते हैं भगवान का स्वरूप है, एंड भगवान भी तो हमें अनकंडीशनल लव देते हैं. शारू, आप हमें बताएंगे कि आप ध्यान में कब आए, या आपका जो मेडिटेशन की जर्नी पत्री जी के साथ थी वो कब शुरू हुई? मेरा ध्यान जो था शुरू हुआ 2011 में, और उस समय जिसे मैंने कहा कि मैं रॉक बॉटम हिट कर रही थी. फिज़िकली बहुत चैलेंजेस थे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतने सालों की वो जो टेंशन थी, परेशानियाँ थी, वो जो अंदर मैंने सप्रेस कर दी थी, वो गुस्सा जो था दूसरों के प्रति, तो वो जो कहीं ना कहीं मैंने सबकॉन्शियस में डाल दिया था, वो अब एक फ़िज़िकल लेवल पे मैं देख रही थी. क्योंकि धीरे धीरे एंग्जाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन, then fibroids which were cancerous. So all these things were happening. Lot of menstrual bleeding. So ये सब hormonal imbalances, ये सब चीज़ें जो थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करती चली जा रही थी. मेरे बच्चे यहाँ से बड़े हो रहे थे, और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अब मेरा कोई वजूद इस दुनिया में है ही नहीं. मुझे ऐसा लगने लगा था कि आई एम नॉट नीडेड, आई एम नॉट रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड. मैं क्यों हूँ यहाँ पे, किस लिए हूँ? सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई टुक फ्यू स्टेप्स जो कि मुझे नहीं उठाने चाहिए थे, जो आज समझ में आता है कि सुसाइड के भी स्टेप्स उठे, बहुत सी चीज़ें उठी. तो लेकिन धीरे धीरे जब 2011 में मुझे ध्यान इंट्रोड्यूस मुझे करवाया गया, एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू दैट पर्सन. तो जब वो ध्यान आया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी में काया पलट अब शुरू हुई है, क्योंकि फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली
बिल्कुल ही आई वॉज हिटिंग द रॉक बॉटम, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। शारू, ध्यान में आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आपने महसूस किए? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हुई। ऑल्दो ये जो जर्नी थी ट्रांसफॉर्मेशनल थी, बट ये धीरे धीरे टाइम लगा इसको करने में, और अभी भी मैं उस जर्नी में, यात्रा में हूँ। तो अगर आप चेंजेस की बात करते हैं तो चेंजेस, मेरे सबसे पहले चीज़ तो फिज़िकल चेंजेस, जो एक बीमारियाँ जो मैं लेके बैठी थी इतने टाइम से, और वो धीरे धीरे मेरी जो है वो कंट्रोल में आने लगी। माइग्रेन्स थे या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो कंट्रोल में आने लगे। डॉक्टर्स के पास जाना मेरा बंद हुआ। मेरा जो कैंसरस फाइब्रॉइड था वो बहुत हद तक, जिसे कहते हैं, श्रिंक हो रहा था, एंड द डॉक्टर्स वर क्वाइट अमेज्ड विद दैट। सेकेंड चेंज वॉज ऑब्वियसली इमोशनल चेंज, बिकॉज मुझे ये समझ में आने लगा था कि अगर मैं किसी को भी किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रही हूँ, सो इट इज़ नॉट देयर कर्मा बट इट इज़ माई कर्मा, और ये मैं अपनी चॉइस से इस फैमिली में आई हूँ, इस चॉइस से हर चीज़ में आई हूँ, सो आई हैव टू वर्क इट आउट विद देम। सो जो एक गुस्सा था मेरे अंदर दूसरों के प्रति, एक ब्लेम था दूसरों के प्रति कि नहीं उनकी वजह से सब हुआ है, तो वो धीरे धीरे छटने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे उन्हें चेंज नहीं करना है, मुझे खुद को चेंज करना है, और अगर मैं इंटरनली अपने आप को चेंज कर पाती हूँ तो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अपने आप चेंज हो जाएगा। सो जैसे आपने बताया कि जब आप अंदर शांत हुई, और ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें शांति की ओर लेके जाता है, हमारे भीतर की शांति जिसे हम अक्सर खोजते हैं। हम सब कंफ्यूज रहते हैं, हम रेस्टलेस रहते हैं। सो ध्यान के माध्यम से जब आप अपने भीतर गई और अपनी वो शांति को महसूस किया और आपको समझ आने लग गई, एंड आपके आसपास का भी माहौल बदला। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बदला, और बहुत अच्छे तरीके से बदला। तो अगर आप आज मुझसे पूछते हैं तो मेरे रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक पीसफुल रिलेशंस हैं, वेरी काम रिलेशंस, और ऐसा नहीं है कि चुटकियों में ये चीज़ हो गया। आई बीन वर्किंग टूवर्ड्स इट, मैंने उस पर काम किया है, और इस पीस को, इस शांति को बरकरार रखने के लिए अभी भी मैं काम कर रही हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़, जो बहुत अच्छी एक चीज़ हुई थी, कि जो मेरे हस्बैंड का, जो मेरा जो बच्चों के साथ रिलेशनशिप था, जो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। तो उनको ये जैसे समझ में आने लगा कि बच्चे कितने ज़्यादा वैल्यूएबल और कितने ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट लाइफ के हिस्से हैं। तो वो जो गैप आ चुका था फैमिली कल्चर की वजह से, फैमिली की सोच की वजह से, वो गैप जो है धीरे धीरे करके ध्यान के माध्यम से, और जो मुझे समझ थी, जो पत्री जी के कथन से और इन सब चीज़ों से आ रही थी, उनकी किताबों से आ रही थी, स्वाध्याय से आ रही थी, उसकी वजह से वो गैप जो था मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का, वो धीरे धीरे अपने आप भरने लगा। और आज की डेट में अगर आप सोचेंगे तो मैं बोलूँगी कि उनके लिए उनके फादर इज़ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। सो कहते हैं ना, जब आपकी एनर्जीज शिफ्ट होती हैं तो हमारे आसपास की भी एनर्जीज शिफ्ट होने लग जाती हैं। सो यू नीड टू क्रिएट हाई वाइब्रेशंस, जो कि आपने अपने मेडिटेशन के द्वारा क्रिएट किया, और जिससे आपके आसपास का पूरा ऑरिक फील, या जैसे एक सिंपल भाषा में हम बोलेंगे, आसपास का वो माहौल भी बदला। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। शारू, आपने इतना कुछ शेयर किया हमारे साथ, दैट्स सो वंडरफुल, बट आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। लेट्स वॉच इट टुगेदर। Yeah, sure. I think she is one of the best person that I have in my life. There's no one else I'd rather go than apart from her and my dad and my brother to tell everything that I aim to do, or what I'm feeling, or how I'm feeling, or what I have achieved. She is the one of the persons, and mostly on top of my mind every time, the person that comes to my mind whenever I want to tell ki I have achieved something, or even if I have failed at something,
because I know she'll be the one who'll understand me the most. For as long as I can remember, my mom has been the idol to my life. And whenever I think about someone I look up to, it's always been my mom. And my father too, but I've been generally more closer to my mom, having talked to her every day of my life. Anything I've been thinking about and having the confidence to say to, I've always had that thing for my mom. And she's just generally very easy to talk to. And every time that I've done that, it's always been her who's listened to me very, very patiently. And those are some of the values that I've also learned from her. Listening them passionately and being patient with somebody, those essential values have genuinely made me who I am today. And it's only my mom that I have to thank for that. That's so wonderful. जब बच्चे अपना एक्सप्रेशन शेयर करते हैं तो I really cannot believe this is out of the world because my kids have always been very shy. कभी इस तरीके से वो कैमरा फ्रेंडली है ही नहीं. I never can believe that they can say such beautiful things about me. I think I have earned their respect and love, I guess. so wonderful. God bless you always. Thank you. Thank you so much. Thank you. शारू, टाइम कम है, but there's so much to talk. There's so much a mother can share, you know. But I just want to ask you, कुछ आप आज की mothers को कहना चाहेंगी? Any message from you which you like to share to the mothers? I would say, Mamta, that I would not share any message. I think it will be more of a request to them कि कभी भी अपने बच्चों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी से ना आकें. Let them just soar high. Let them have their own journeys. उनकी अपनी एक जर्नी है जिसमें उनका अपना अनुभव है. उनको बस एक पर फैलाने दीजिए और पंख फैलाने दीजिए और उड़ने दीजिए. Just be there as a guide. Just be there as their protector. और जैसे पत्री जी रहे हम सभी लोगों के लिए, ना होते हुए भी वो हैं और वो हमें हमेशा एक दिशा दिखाते हैं. उसी तरीके से आपने अपने बच्चों के साथ होना है. उनके साथ हावी नहीं, उनके ऊपर हावी नहीं होना है. So that's the only request that I have to all the parents. शारू, that was such a beautiful message. एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने का, और आपने अपनी जो लाइफ जर्नी शेयर की और स्पेशली जो इतनी आसान नहीं थी. आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं एंड आई एम श्योर आज आपको खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आप कहाँ थे और मेडिटेशन के द्वारा आप कहाँ पे अभी पहुँचे हैं. सो विशिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सक्सेस इन योर फ्यूचर लाइफ एज वेल. Thank you so much. सो दोस्तों, दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल जो शारू ने बताया. हमेशा अपने बच्चों के लिए हमें एक सपोर्ट बनना है, हमें एक गाइड बनना है, ना कि अपने भाव अपने विचार उन पर हावी होने दें. वो बच्चे अपने आप से परिपूर्ण हैं. जब हम एक पौधा लगाते हैं और उसको खाद पानी सब समय पे देते हैं, उसको सींचते हैं, हमें बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे भी एक पौधा है और हमने उनको प्यार से, विश्वास से उनको सींचना है, हमने उन पे भरोसा करना है. आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. फिर मिलेंगे आपसे हम माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में. नमस्ते. बदले जी